पूरी दुनिया में अवेकनिंग का दौर था और मैं बन गया पहला इंसान जिसे देवताओं ने श्राप दिया। बस इसलिए क्योंकि मैंने साबित करने की कोशिश की कि देवता असल में राक्षस है। मैंने बिना सोचे एसएसएस लेवल जॉब यानी अनडेड कैलमिटी छोड़ दी। सब मुझे पागल समझने लगे, मेरी गर्लफ्रेंड तक मुझे छोड़ने की बात करने लगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैंने अनलॉक किया था एकमात्र हिडन प्रोफेशन, गॉड आर्टिफैक्ट मास्टर। अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मेरे चेहरे पर हैरानी थी। जो मैं देख रहा था वो टेक्स्ट बुक में लिखी बातों से बिल्कुल अलग था। टेक्स्ट बुक के हिसाब से जब आप पुराने पत्थर को छूते हो तो एक देवता आता है, आपको अपना फॉलोअर बनाता है और एक खास प्रोफेशन देता है। फिर आप उस देवता के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स मारते हो, उनकी स्टार फायर देवता को चढ़ाते हो और बदले में ताकत और स्किल्स मिलती है। लेकिन मेरे सामने एक नहीं, पूरे 4 देवता खड़े थे। पहले देवता ने प्रोफेशन ऑफर किया। वो थी एक युद्ध की देव, सुनहरे कवच में, हाथ में पवित्र तलवार लिए। वो मुझे नीचे से ऊपर तक देख रही थी, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने कहा, अवेकनर, मैंने तुम्हारी मेहनत और लगन महसूस की है। मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें वॉरियर का सम्मान दूंगी। फिर मेरी पीठ से एक धुंधली रोशनी निकली और एक टूटी हुई तलवार हवा में उभरी। ये तलवार सबसे लो लेवल प्रोफेशन यानी डी ग्रेड वॉरियर की निशानी थी। पूरा हॉल एकदम शोर मचा उठा। लोग हंसने लगे, अरे इतनी पढ़ाई किस काम की अगर प्रोफेशन ही बेकार मिली। मेरे सामने एक लाइन आई, ऑप्शन 1, युद्ध की देवी को फॉलो करो, डी ग्रेड प्रोफेशन वॉरियर मिलेगी। बेसिक स्किल्स, कॉम्बो स्ट्राइक, स्टैब, टैलेंट स्किल 5। मैंने आंखें सिकोड़ी। बस इतना ही। ये देवी मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन दे रही थी सबसे घटिया डी ग्रेड प्रोफेशन। मैंने बिना सोचे मना कर दिया। फिर मैंने नजर घुमाई दूसरे देवता की तरफ। दूसरा देवता काली चादर में छुपा था और उससे एक तेज खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। जब उसने देखा मैंने पहली देवी को मना किया तो उसके चेहरे पर हल्की खुशी आई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, समझदार हो तुम, बनो वॉइड का हथियार, चीरो अंधेरे को। तभी एक काली धार मेरी गर्दन के पास आकर रुकी। सामने आया, ऑप्शन 2, वॉइड स्पिरिट का सेवक बनो, एस ग्रेड प्रोफेशन शैडो असैसिन मिलेगी। बेसिक स्किल्स, वॉइड किल, शैडो वॉक, टैलेंट स्किल, शैडो असैसिनेशन। पत्थर से एक बार फिर तेज बैंगनी रोशनी निकली और एक और काली धार हवा में आई जिसने पहली टूटी तलवार को ढक लिया। पूरा हॉल एकदम चुप हो गया। फिर किसी ने धीरे से कहा, यार एक और प्रोफेशन सिंबल आ गया क्या? वांग ब्याओ का चेहरा पीला पड़ गया। वो एकदम उठकर चिल्लाया, एक इंसान 2 प्रोफेशंस कैसे अनलॉक कर सकता है? प्रिंसिपल लिन जेंगनन ने मेज पर मुक्का मारा और खड़े होकर बोले, शाबाश बेटा, यह एस ग्रेड प्रोफेशन है। उन्होंने इतने सालों में ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन वो जानते थे यह किसी एक साथ कई देवताओं द्वारा चुने जाने का साइन है। मैंने एक बार फिर मना कर दिया। एस ग्रेड शैडो असैसिन बेशक बड़ी बात थी, लेकिन अभी तो 2 देवता और बाकी थे। वॉइड स्पिरिट झुंझलाया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। और मैंने नोटिस किया कि वॉइड स्पिरिट की नज़र में तीसरे देवता को देखकर एक अजीब सा डर था। तीसरे देवता एक बूढ़े थे, हाथ में व्हाइट बोन स्टाफ जिसके ऊपर नीली आग जल रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी धमक थी। वो बोले, अवेकनर, मेरे आगे झुको, मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु को कंट्रोल करने की ताकत दूंगा। बड़े एटीट्यूड में बात की, लेकिन मुझे पसंद आई। लगा देवताओं में भी ऊंच नीच होती है। अगले सेकंड मेरे सामने आया, ऑप्शन 3, डेथ किंग के आगे झुको, एसएसएस ग्रेड प्रोफेशन अनडेड कैलामिटी मिलेगी। बेसिक स्किल्स, अनडेड समन, बोन क्लोन, टैलेंट स्किल, डेथ किंग्स मैसेंजर। समन करने योग्य अनडेड की कोई लिमिट नहीं। पत्थर से एक नारंगी रोशनी आसमान तक गई। पूरे देश में अंधेरा छा गया, जैसे सोलर इक्लिप्स हो। ऊपर देखो तो करोड़ों अनडेड का लश्कर नजर आ रहा था। विशाल अनडेड बीस्ट्स, छुपे हुए अनडेड असैसिन्स, स्केलेटन घोड़ों पर सवार अनडेड जनरल्स। सिर्फ इस शहर में नहीं, पूरे देश में यह नज़ारा दिख रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। रिपोर्टर यूसीसी की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, घबराए नहीं, ये किसी अवेकनर के प्रोफेशन अनलॉक होने से आया फिनोमिनन है। एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग, जिन्हें लोग एल्डर चन कहते थे, तेज नज़रों से आसमान देख रहे थे। उनके साथी बोले, एल्डर चन, अच्छा हुआ आपने जल्दी इसे ब्लॉक किया, वरना दूसरे देश भी देख लेते। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, पता करो ये कौन है, जो भी हो हम उसे तुरंत प्रोटेक्ट करेंगे। मीडिया वाले बिल्कुल पागल हो गए थे, सारे कैमरास उस काले बादल पर टिके थे। मुझे बाहर की इस हलचल का बिल्कुल पता नहीं था। मैं डेथ किंग को देख रहा था और सोच रहा था, इतिहास में एसएस ग्रेड अनडेड मेज ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। एसएसएस ग्रेड अनडेड कैलामिटी चूज करना मतलब एक गारंटीड लेजेंडरी शुरुआत। लेकिन मैंने फिर एक बार मना कर दिया। चौथा देवता देखना था। चौथा देवता, देवता कम और इंसान ज्यादा लग रहा था। उसका जिस्म जख्मों से भरा था, बाल बिखरे हुए, आंखें खून जैसी लाल, हाथ में एक बुझती हुई मशाल थी। तीनों देवता मेरी बैकग्राउंड नहीं जान पाए थे, लेकिन ये देवता, जो एक भिखारी जैसा दिखता था, उसने एक नज़र में मुझे पहचान लिया। मैं हैरान था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, वो जल्दी से बोला, किसी देवता को फॉलो मत करो, ये सब देवताओं की साजिश है। हम सब उनके मोहरे हैं, बलिदान हैं, देवताओं को भी मारा जा सकता है, हम भी खुद देवता बन सकते हैं। इतना बोलते ही उसका जिस्म धीरे धीरे गायब होने लगा।
जैसे किसी ने उसे खत्म कर दिया हो। मेरे मन में हजारों सवाल थे, लेकिन पूछने का टाइम नहीं था। सामने आया ऑप्शन 4, देवताओं की ऑफर ठुकराओ, देवताओं से त्यागे गए बनो। प्रोफेशन मॉड आर्टिफैक्ट मास्टर। बेसिक स्किल नो होमलैंड। टैलेंट इनकम्प्लीट डिवाइन स्टेटस। हालांकि ये अधूरा है, लेकिन फिर भी तुम खुद के लिए सैक्रिफाइस एंजॉय कर सकते हो। किसी भी मॉन्स्टर को मारो, उसकी स्टार फायर खुद अपने लिए यूज करो, उससे उसकी एट्रीब्यूट्स और टैलेंट स्किल्स अपनी बना लो। जैसे ही ये ऑप्शन सामने आया, मैंने चौंक कर देखा कि तीनों देवताओं के सिर के ऊपर एक गहरे लाल रंग की एचपी बार थी। उनकी एचपी करोड़ों अरबों में थी। उस मोमेंट मेरी पूरी सोच बदल गई। देवताओं की भी एचपी होती है, इंसान भी देवता बन सकता है। मेरे हाथ हल्के कांपने लगे। मैं समझ गया इनकम्प्लीट डिवाइन स्टेटस का असली मतलब। जो काम सिर्फ देवता करते हैं, यानी अपने फॉलोअर्स की सैक्रिफाइस लेकर ताकत पाना, वही मैं खुद के लिए कर सकता हूँ। मॉन्स्टर्स मारो, उनकी स्टार फायर डायरेक्टली अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, उनकी एट्रीब्यूट्स और टैलेंट स्किल्स अपनी बना लो। शुरू में ये एक ब्लैंक स्लेट प्रोफेशन है, लेकिन ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं। यहाँ तक कि एक दिन सच्चा देवता भी बना जा सकता है। अब सोचो, उन तीनों देवताओं को, एक घमंडी और कंजूस, दूसरा धोखे से फंसाने वाला, तीसरा सीधे कह रहा था झुको मेरे आगे। फॉलो करना, सेवक बनना, झुकना, इनमें से एक भी वर्ड रिस्पेक्ट वाला नहीं था। शायद इन देवताओं के लिए इंसान बस एक खिलौना है। मेन स्टेज पर देश के 4 बड़े गिल्ड्स के लीडर्स, लियू लियन, टैंग जनिवान, ये शाओ शाओ और वांग मेंग, सब प्रिंसिपल लिन जंगनान के पास इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल लिन जंगनान पूरी जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट लोगों से एक साथ कभी नहीं मिले थे। वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। चीन शाओ हमारे स्कूल का प्राइड है, वो मुस्कुराते हुए बोले। तभी वो एस ग्रेड का ऊपर वाला नज़ारा धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर पत्थर से एक और रोशनी निकली। चौथा प्रोफेशन सिंबल आया। ब्लैक ईगल गिल्ड के वांग मेंग ने कहा, लेकिन ये तो सी ग्रेड लग रहा है। सबकी नजरें उस पत्थर पर टिक गईं। 4 अलग अलग रंगों की रोशनियां मेरे चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन कोई भी देख सकता था कि वो नारंगी रोशनी सबसे तेज थी। यानी एस ग्रेड अनडेड कैलामिटी ही सबसे बेहतर ऑप्शन था। प्रिंसिपल लिन धीरे से बोले, चीन शाओ सही चॉइस करेगा ना? लियू लियन गिल्ड की सुंदर नेता ये शाओ ने चिंता से पूछा। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, मैंने खुद उसकी करियर प्लानिंग की है। तभी स्टेज पर मैंने अपना चॉइस कर लिया। चारों रोशनियां एक साथ बुझ गईं। मेरे ऊपर बस एक ही सिंबल रहा, एक लगभग बुझी हुई मशाल। वो मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगाकर मेरे माथे में समा गई। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल लिन का चेहरा एकदम जम गया। चारों गिल्ड लीडर्स भी बस देखते रह गए। सबकी आंखों में एक ही एक्सप्रेशन था, यह क्या हुआ? इसने अनडेड कैलामिटी नहीं चुना? फेंगहू गिल्ड के नेता लियू लियन ने सिर हिलाते हुए कहा, काश मैं उसकी जगह होता। प्रिंसिपल लिन, जो अभी खुशी से फूले थे, अब गुस्से में आग बबूला थे। वो एक भागते हुए बैल की तरह स्टेज पर चढ़े और चिल्लाए, चिनशाओ नीचे आ मेरे सामने। फिर उन्होंने टैंग वानर टीचर पर ही निकाला गुस्सा। टैंग वानर को एक्चुअली कोई खास टेंशन नहीं थी। उन्हें लगता था चिन शाओ ने जो भी चूज किया सोच कर किया होगा। मीडिया वालों के लिए यह सीन एकदम गोल्ड माइन था। एक रिपोर्टर बोली, हमारे व्यूअर्स को बता दें, नंबर 1 मिडिल स्कूल खुद को बेस्ट कहती है, लेकिन इन्होंने एक स्टूडेंट को बेसिक करियर काउंसलिंग भी नहीं दी। एक एसएसएस ग्रेड प्रोफेशन देश से हाथ से निकल गई। इसकी जिम्मेदारी स्कूल के टीचर्स की है। उधर स्टेज पर वांग ब्याओ और लिन शुमिंग जैसे क्लासमेट्स एकदम खुश थे। उन्हें लग रहा था जो प्रेशर किन शाओ ने उन पर बनाई थी वो अब खत्म हो गई। गिल्ड लीडर्स एक एक करके शांति से चले गए, लेकिन बहुत से लोग थे जो पहले दुखी हुए फिर खुश, जैसे वांग ब्याओ और उसके दोस्त। लूजर हमेशा लूजर रहता है। वांग ब्याओ ने राहत की सांस ली, बस कल तक डर गया था। स्टेज पर अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि तभी चारों देवता और वो नज़ारा गायब हो गया और अचानक मैं किसी अनजान जगह पर था। एक आवाज़ आई, नया वैकनर, तुम ट्रायल टावर में एंटर हो गए हो। ये नया वैकनर्स का फाइनल टेस्ट है। अपने प्रोफेशन को जल्दी समझो और उसका पूरा इस्तेमाल करो। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। एक पुराना सा जंगल था। ये ट्रायल टावर का पहला लेवल था। हर लेवल एक अलग दुनिया है। यहाँ के गार्डियन मॉन्स्टर्स को हराओ, तभी अगले लेवल पर जाओगे। मैंने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला। जो मेरे सामने आया वो देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया। शुरुआती चारों एट्रीब्यूट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट, सब केवल 5-5 पॉइंट्स थे। एचपी और अटैक डिफेंस भी सबसे लो लेवल डी ग्रेड प्रोफेशन से भी कम था। और स्टार्टिंग स्किल्स एक भी नहीं, बस एक टैलेंट था, इनकम्प्लीट डिवाइन स्टेटस। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, देवताओं से त्यागे गए जन का डिवाइन स्टेटस, हालांकि अधूरा है, लेकिन सैक्रिफाइस एंजॉय कर सकते हो। स्टार फायर सैक्रिफाइस करने पर डिवाइन स्टेटस पूरा हो सकता है। बस यही है ना सही? उम्मीद है मैंने गलत बेट नहीं लगाई। तभी जंगल में हलचल हुई। ट्रायल टावर के फर्स्ट लेवल के गार्डियन मॉन्स्टर्स आ गए। वो थे टेढ़े मेढ़े, पेड़ की टहनी जैसे दिखने वाले गॉब्लिन्स। मैंने इन्हें पहचान लिया। गॉब्लिन सबसे कमज़ोर मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन अभी मेरी जो हालत थी उसमें इन्हें भी हल्के में नहीं ले सकता था। मैंने अपना स्पीयर थाम लिया और सावधानी से पीछे हटा। सामने 3 गॉब्लिन्स थे। अगर तीनों एक साथ अटैक किया
तो मेरे जैसे ब्लैंक स्लेट कैरेक्टर के लिए बड़ी मुश्किल होती। सामने वाला गॉब्लिन हाथ में आयरन सोर्ड लिए मुझ पर झपटा। मैंने स्पीयर से उसकी सोर्ड को साइड में किया और उसके ध्यान हटते ही उस गॉब्लिन ने चीखते हुए गिरा। मैं आगे बढ़ा, स्पीयर से स्वीप और स्लैश लगाए। उसकी एचपी आधे से नीचे आ गई। तभी बाकी दोनों गॉब्लिन्स ने अटैक किया, लेकिन मैं घबराया नहीं। आगे बढ़कर पहले वाले गॉब्लिन को स्पीयर से पियर्स किया, उसकी बची हुई एचपी खत्म हो गई। पहला गॉब्लिन गिर गया। बाकी दोनों और भी एंग्री हो गए, लेकिन मैं लेफ्ट राइट से आते हुए अटैक्स के बीच काम रहा। फुटवर्क से बचता रहा, स्पीयर से ब्लॉक करता रहा। उन दोनों का एक भी अटैक नहीं लगा। उल्टा मेरे काउंटर अटैक से उनकी एचपी लगातार गिरती रही। 5 मिनट बाद आखिरी गॉब्लिन भी गिर गया। तीनों की डेथ से 3 लाइन्स ऑफ वाइट लाइट मेरे ऊपर आईं। मेरे एक्सपीरियंस से मैं एक लेवल ऊपर चला गया, लेकिन मेरी नज़र तीनों गॉब्लिन की बॉडीज पर टिकी थी। हर बॉडी से एक हल्की सी आग की लौ निकल रही थी। यही है स्टार फायर। मॉन्स्टर्स को मारो, स्टार फायर मिलती है। उसे देवता को चढ़ाओ, बदले में देवता तुम्हें नई स्किल्स या अपग्रेड देता है। गॉब्लिन की स्टार फायर सैक्रिफाइस करो, मैंने सोचा। वो आग की लपटें एक एक करके मेरे जिस्म में समा गईं। नोटिफिकेशन आई, गॉब्लिन स्टार फायर सैक्रिफाइस सक्सेसफुल, टैलेंट वर्ड अनलॉक्ड, वाइल्ड अर्थ पावर, स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट प्लस 100। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। 100 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। मेरा अटैक 135 तक पहुंच गया। तो यही एहसास है खुद के लिए सैक्रिफाइस एंजॉय करने का। अधूरा डिवाइन स्टेटस होकर भी इतना पावरफुल इफेक्ट मिला। सोचो, जिन देवताओं का डिवाइन स्टेटस कंप्लीट है, वो रोज अरबों फॉलोअर्स की सैक्रिफाइस लेते हैं, उन्हें कितनी ताकत मिलती होगी। पहला लेवल अभी बड़ा था। पहले लेवल में बस 2-3 गॉब्लिन्स नहीं थे। उनके नेता को मारने के बाद ही अगले लेवल में जा सकते थे। मैंने स्पीयर थामा और जंगल के अंदर बढ़ता गया। जल्दी ही गॉब्लिन्स का एक और झुंड मिला, लेकिन अब मेरे पास 135 अटैक पॉइंट्स थे। मैं किसी देवता की तरह उन पर टूट पड़ा, एक एक करके सबको गिराया। फिर एक बड़े जिस्म वाला गॉब्लिन आया, हाथ में विशाल स्पाइक्ड क्लब, और उसने मुझ पर वार किया। मैंने एक तरफ घूमकर अटैक तोड़ा और अपना आयरन स्पीयर उसकी जांग में घुसेड़ दिया। गॉब्लिन नेता दर्द से चिल्लाया। मैं उसके चारों तरफ तेजी से घूमता रहा और स्पीयर से लगातार काउंटर अटैक्स लगाता रहा। उसकी एचपी आधे से नीचे आ गई। तब उसकी आंखें लाल हो गईं और वो पागल जानवर की तरह मुझ पर झपट पड़ा। लेकिन यही तो मैं चाहता था। मैंने एक स्टेप साइड में लिया और स्पीयर सीधे उसके गले में उतार दिया। एक हाई डैमेज नंबर उछला। वो विशाल गॉब्लिन नेता धड़ाम से गिरा। उसकी बॉडी से भी स्टार फायर की। गॉब्लिन नेता की स्टार फायर सैक्रिफाइस करो। मैंने स्पीयर की नोक से उसकी बॉडी को छुआ। एक नोटिफिकेशन आई, गॉब्लिन नेता की स्टार फायर सैक्रिफाइस सक्सेसफुल, स्किल अनलॉक, बजर्क। मेरा दिल एकदम उछल गया। बजर्क। मैंने स्किल पैनल खोला। पहली बार जो अब तक खाली था, उसमें एक स्किल आई, बजर्क। स्किल लेवल बी। इफेक्ट, ऑर्क रेस की एक्सक्लूसिव स्किल। एक्टिवेट करने पर डैमेज और अटैक स्पीड 30% बढ़ जाती है। इफेक्ट खत्म होने पर वीकनेस स्टेट आती है। डिफेंस 50% घट जाती है। मैं थोड़ा एक्साइटेड था, तभी सामने एक और लाइन आई, क्या 10 स्टार फायर पॉइंट्स खर्च करके इस स्किल को अपग्रेड करोगे? मैं एकदम रुक गया। स्टार फायर पॉइंट्स इस काम के लिए भी यूज होते हैं। स्किल्स को अपग्रेड किया जा सकता है। मैंने अपग्रेड किया। 10 स्टार फायर पॉइंट्स खर्च हुए। बेर्जर्क अपग्रेड होकर बन गई बीस्ट ब्लड बॉइलिंग। बीस्ट ब्लड बॉइलिंग लेवल बी। इफेक्ट, हाई लेवल ब्लड लाइन वाले ऑक्स का टैलेंट स्किल। एक्टिवेट करने पर डैमेज और अटैक स्पीड 50% बढ़ती है। इफेक्ट खत्म होने पर थोड़े समय की वीकनेस आती है। डिफेंस 30% घटती है। साथ ही दुश्मन को किल करने पर ड्यूरेशन एक्सटेंड होता है। उधर ट्रायल टावर के बाहर क्लास टीचर टैंग वानर मेरा व्यू बड़ी चिंता से देख रही थी, और टावर के अंदर मेरे कानों में एक मैकेनिकल साउंड आई, बधाई हो, ट्रायल टावर का फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, सेकंड लेवल में ट्रांसफर हो रहे हो। मेरी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया और मैं एक बड़े अंधेरे केव में था। चारों तरफ पत्थर की दीवारें और गीली मिट्टी थी। तो यह है ट्रायल टावर का सेकंड लेवल। मेरे मन में डर कम था, एक्साइटमेंट ज्यादा। सिर्फ फर्स्ट लेवल की गॉब्लिन्स को सैक्रिफाइस करके मुझे बीस्ट ब्लड बॉइलिंग जैसी स्किल मिल गई। तो आगे क्या मिलेगा, यही सोच रहा था। तभी सेकंड लेवल के मॉन्स्टर्स ने दस्तक दी। केव की जमीन से अचानक काली काली वाइन रूट्स फूट निकली। वो थॉर्न्स जैसी नुकीली थीं, देखकर ही रूह कांप जाए। मैं तुरंत पीछे कूदा, स्पीयर उठाकर 2 वाइन्स पर जोर से वार किया। दोनों कट गईं और जमीन पर तड़पने लगीं जैसे जिंदा हों। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इनकी एचपी तो बहुत कम है। लेकिन अगले सेकंड में चारों तरफ से और वाइन्स निकल आईं और मुझे घेर लिया। मैंने जल्दी से उन्हें पूरी तरह निकलने से पहले ही काट दिया, लेकिन कटी हुई वाइन्स की जगह पर फिर नहीं निकल आईं। तब मुझे सिचुएशन की गंभीरता समझ आई। इनकी एचपी कम है, लेकिन ये मरती ही नहीं। जितनी काटो उतनी और उगती हैं। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका था, इनकी मदर को मारो। मैं स्पीयर उठाकर उस डायरेक्शन में दौड़ा जहां से वाइन्स निकल रही थी। रास्ते में अनगिनत वाइन्स फूटती रहीं, लेकिन मैं फुटवर्क से सबको अवॉइड करता रहा। 7-8 टनल्स घूमने के बाद केव के बीच में एक बड़ी मोटी ट्री रूट खड़ी थी। उससे अनगिनत वाइन रूट्स निकल रही थी। और सबसे अजीब बात, उस ट्री रूट में एक इंसान का चेहरा उगा हुआ था। यही है मदर। मैंने देर नहीं लगाई, आयरन स्पीयर उठाया और जोर से उस रूट में घुसेड़ दिया। एक डैमेज नंबर उछला और उसकी एचपी बार सामने आई।
अंडर ट्री स्पिरिट ग्रेड एलीट बॉस, HP 50,000, डेंजर लेवल हाई 50,000 HP। लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि ट्री स्पिरिट की बॉडी पर एक हीलिंग नंबर आ रहा था। जितना डैमेज मैं डील करता वो कुछ सेकंड्स में वापस रिकवर हो जाता। अब समझ आया इस लेवल का मतलब। इन वाइन रूट्स को खत्म करना है तो इस अनडेड ट्री स्पिरिट को मारना होगा। लेकिन ये हील भी बहुत तेज करती है और जल्दी किल भी नहीं होगी। जितना टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा वाइन्स निकलती रहेंगी। यानी ये लेवल टेस्ट करता है कि तुम्हारा डैमेज आउटपुट कितना है। ज़्यादातर अवेकनर्स यहाँ आकर सरेंडर कर देते, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल असंभव नहीं था। टावर के बाहर प्रिंसिपल लिन जेंगनान माथे पर बल डाले बड़बड़ा रहे थे। आखिर किसने डिजाइन किया है ये टावर इस साल? फर्स्ट लेवल पास करने वालों में वैंग बियाओ, लिन शुमिंग और चीन यानद्रान जैसे एस ग्रेड प्रोफेशनल्स थे। वैंग बियाओ, जो एस ग्रेड मेले क्लास कॉइलिंग ड्रैगन मंक था, उसने अपनी बैटल सोल घुमाई और वो वाइन्स झट से खत्म कर दी। प्रिंसिपल लिन ने राहत की सांस ली। चलो ये सेकंड लेवल तो ठीक है। लेकिन तभी कैमरा में वो विशाल मदर ट्री रूट दिखी। सब देखने वाले एक साथ बोल उठे, अरे बाप रे, ये तो अनडेड ट्री स्पिरिट है। इसे तो लेवल 10 का प्रोफेशनल भी मुश्किल से मार पाता है। एक कोने में तैंग वानर मेरा व्यू बड़े ध्यान से देख रही थी। मेरी मूवमेंट्स फर्स्ट लेवल से दोगुनी फास्ट थी। ये कैसे हो रहा था? उधर मैं ट्री स्पिरिट की मदर के चारों तरफ घूम घूम कर फुल आउटपुट दे रहा था। बीस्ट ब्लड बॉइलिंग एक्टिवेट की, अटैक और स्पीड दोनों बढ़ गई। ट्री स्पिरिट हील जरूर करती थी, लेकिन इफेक्टिव डैमेज 70 पॉइंट्स तक पहुंच रहा था। यह कोई अजय दुश्मन नहीं था, लेकिन इसे अकेले मारना आसान भी नहीं था। हर सेकंड जमीन से नई वाइन्स निकलती रहीं, थॉर्न्स के साथ। अगर इन्हें साफ नहीं किया तो ये जमा होती जाती, और अगर इन्हें साफ करने में लग गए तो ट्री स्पिरिट को डैमेज नहीं दे पाते। यही था इस लेवल का असली चैलेंज। लेकिन मेरे लिए ये बीस्ट ब्लड बॉइलिंग को रिफ्रेश करने का एक लूप बन गया। मैं एक साथ ट्री स्पिरिट पर अटैक भी करता और बीच बीच में वाइन रूट्स भी काटता। वाइन काटो, बीस्ट ब्लड बॉइलिंग 10 सेकेंड्स एक्सटेंड हो जाती। 10 सेकेंड्स का एक साइकिल। मैंने रिदम बिल्कुल परफेक्ट रखी। इस कंट्रोल रिदम के साथ ट्री स्पिरिट की 50,000 हॉर्स पावर धीरे धीरे घटती रही। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। ये हाई इंटेंसिटी हाई फोकस फाइट न जाने कितनी देर चलती रही। आखिरकार जब मैंने लास्ट स्पीयर उसमें घोपा तो ट्री स्पिरिट की HP बार खाली हो गई। वो विशाल ट्री रूट एक एक करके टूटी और धूल में बदल गई। पूरे केव में फैली सारी वाइन्स भी एक पल में राख हो गईं। अनडेड ट्री स्पिरिट मेरे सामने गिर गई। ढेर सारी वाइट लाइट मेरे अंदर समा गई। इस एक टफ बॉस ने मुझे डायरेक्टली 3 लेवल्स ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी ट्री स्पिरिट की स्टार फायर सैक्रिफाइस में। स्टार फायर की चिंगारियां मेरे स्पीयर की नोक पर घूमी और धीरे धीरे मेरे अंदर समा गई। अनडेड ट्री स्पिरिट स्टार फायर सैक्रिफाइस सक्सेसफुल। टैलेंट वर्ड अनलॉक, फोटोसिंथेसिस, रिकवरी ग्रेड S। इफेक्ट, हर सेकंड में मैक्स HP का 1% रिकवर होता है। S ग्रेड टैलेंट, वाकई में बेसाल। तभी एक फेमिलियर मैकेनिकल साउंड आई, बधाई हो, सेकंड लेवल का गार्डियन डिफीट हो गया। थर्ड लेवल में ट्रांसफर हो रहे हो। पलक झपकते मैं उस अंधेरे केव से एक खुले स्वैम्प में आ गया। तभी एक नोटिफिकेशन आई, बधाई हो, तुम 5वें अवेकनर हो जो थर्ड लेवल में पहुंचे हो। ट्रायल टावर में कुल 47 अवेकनर्स हैं। मैं थोड़ा चौंका। मुझे पता था मैं पहला नहीं हूँगा, लेकिन पास रेट इतना कम। फिर सोचने का टाइम नहीं मिला। स्वैम्प के काले पानी में से 3 ह्यूमन शेप्ड मॉन्स्टर्स निकले। एक लो वेव लाइक साउंड की आवाज़ आई और मेरी तरफ आई, स्वैम्प सायरन्स। मैं फौरन पास की एक बड़ी पत्थर की आड़ में कूद गया। अगले सेकंड एक मैजिकल साउंड वेव मेरे कान के पास से निकल गई। यह तो मैजिकल अटैक था। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। इन स्वैम्प सायरन्स की साउंड वेव अटैक का रेंज बहुत वाइड होता है, और ये लेवल खुले स्वैम्प में सेट था। यहाँ बस यही एक पत्थर था जो थोड़ी बहुत कवर दे सकता था। इन्हें मारना मुश्किल नहीं, इनकी फिजिकल डिफेंस ज़्यादा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही एक पर अटैक करो, बाकी 2 की साउंड वेव तुरंत आएगी। स्वैम्प टेरेन में वैसे ही मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो ये लेवल टेस्ट करता था स्टैमिना और एंड्योरेंस। जैसे ये बात समझ आई, मेरे होठों पर एक स्माइल आई। सिंपल है स्ट्रैटेजी। एक सायरन पर अटैक करो, डैमेज डील करो, फिर पत्थर की आड़ में वापस आ जाओ। कुछ हिट्स खाने होंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस रिकवरी से HP अपने आप वापस आएगी। फिर दोबारा अटैक। चलो शुरू करते हैं। मैं एकदम से उठा और सबसे पास वाली स्वैम्प सायरन पर टूट पड़ा। वो घबरा गई। मेरा स्पीयर तेजी से उसमें घुसा और मैं तुरंत वापस भागा। साथ ही दोनों तरफ से साउंड वेव्स आईं, सीधे सिर पर। 2 डैमेज नंबर्स मेरे ऊपर से उछले। लेवल 8 पर आ गया था मैं। दोनों हिट्स खाने के बाद आधी HP बची थी। लेकिन वो अटैक जो मैंने सायरन पे किया, उसकी HP भी आधे से ज्यादा घट गई थी। अब पत्थर की आड़ में बैठे बैठे फोटोसिंथेसिस रिकवरी काम कर रही थी। HP आंखों के सामने वापस भर रही थी। बस यही रिपीट करना था, HP भरने दो, फिर अटैक, फिर वापस आ जाओ। ट्रायल टावर के थर्ड लेवल में एक अजीब सीन बन गया। एक लड़का हाथ में आयरन स्पीयर जानबूझकर साउंड वेव्स खाता, सायरन पर एक वार करता और पत्थर की आड़ में वापस छुप जाता। फिर डरते डरते HP भरने का इंतजार करता। 10-15 मिनट बाद स्पीयर पर टेकता हुआ मैंने लंबी सांस ली। इस हिट एंड रन स्ट्रैटेजी से आखिरकार तीनों सायरन्स को ढेर कर दिया। तीनों जैसे ही गायब हुई, एक साउंड आई, हाइड्रोस्किन।
स्किल लेवल बी। इफेक्ट एक्वाटिक रेस का एक्सक्लूसिव टैलेंट स्किल, वाटर स्ट्रीम बॉडी को रैप कर लेती है। ज़्यादातर स्लो और क्राउड कंट्रोल इफेक्ट से इम्यूनिटी मिलती है। पैसिव इफेक्ट मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ती है। बधाई हो, थर्ड लेवल का गार्डियन डिफीट हो गया। फोर्थ लेवल में ट्रांसफर हो रहे हो। साथ ही एक नोटिस आई कि इस लेवल में सभी गार्डियंस को मारने की जरूरत नहीं, बस सेंटर में बने ट्रांसफर फॉर्मेशन तक जिंदा पहुंचो। ट्रांसफर फॉर्मेशन तक पहुंचना है, गार्डियंस नहीं मारने। यह सुनकर मुझे थोड़ी शंका हुई। पिछले 3 लेवल्स के डिजाइन देखे थे, सब में कोई ना कोई चाल थी, तो फोर्थ लेवल में भी कुछ तो ट्रैप होगा। कुछ सेकंड्स बाद फोर्थ लेवल में पहुंचते ही मैं आंखें फाड़ कर देखता रह गया। यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स नहीं थे, एक पूरा गोस्ट फायर स्पाइडर का घोंसला था। इस तरह के स्पाइडर देखकर ही 9 में से 10 लोगों की हिम्मत जवाब दे जाए। पूरे लेवल में हर तरफ स्पाइडर वेब्स बिछी थीं, जैसे किसी ने पूरी जगह को वेब का जेल बना दिया हो। मेरे मुंह से निकला, हाय माँ। मैं उन वेब्स के बीच भागने लगा। हर तरफ से वेब अटैक्स आ रहे थे। हाइड्रोस्किन एक्टिवेट करो। मैंने अभी मिली नई स्किल को तुरंत ऑन किया। एक वाटर स्ट्रीम मेरे पैरों को रैप कर गई। अब वेब्स में पैर फंसने की फीलिंग खत्म हो गई, मूवमेंट स्मूथ हो गई। मैं फोर्थ लेवल के सेंटर की तरफ तेजी से भागा, लेकिन स्किल के बावजूद इतने स्पाइडर्स के बीच कुछ तो लगेगा ही। कंधे पर एक स्टिंग महसूस हुआ। गोस्ट फायर पॉइजन स्टेट एक्टिवेट हो गई। अगले सेकंड पॉइजन और बर्निंग दोनों का कंटिन्यूस डैमेज मेरे ऊपर से निकलने लगा। अगर 2-3 और बाइट्स लग गए तो पॉइजन और बर्निंग की लेयर स्टैक हो जाती और मेरी हालत बहुत खराब होती। मैं पूरी जान लगाकर ट्रांसफर फॉर्मेशन की तरफ दौड़ता रहा। फॉर्मेशन बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन ठीक उस मोमेंट पर मैं अचानक रुक गया। दोनों पैर फॉर्मेशन की एकदम एज पर। पीछे से स्पाइडर्स की फौज आ रही थी, लेकिन मेरे मन में अचानक एक आइडिया आया। एक लालची, जोखिम भरा आइडिया। मैंने स्पीयर उठाया और उन गोस्ट फायर स्पाइडर्स पर स्वीप किया जो मुझ पर टूट पड़ रहे थे। इन स्पाइडर्स की एचपी दूसरे लेवल की वाइन से भी कम थी, बस 10 पॉइंट्स। एक हिट में खत्म। लेकिन ये चांस ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अपनी गिरती एचपी को देखते हुए मैंने आंखें सिकोड़ी और स्पीयर से एक एक करके सामने आते सभी गोस्ट फायर स्पाइडर्स को साफ करता रहा। टैंग वार्नर बाहर बैठी देख रही थीं। यह क्या कर रहा है? चीन शाओ फॉर्मेशन तक पहुंच गया था, वापस क्यों मुड़ा? उनके हिसाब से स्पाइडर्स को मारने का कोई फायदा नहीं था। इतने छोटे स्पाइडर्स से एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं मिलता। इनसे टाइम वेस्ट करना मतलब फाइनल स्कोर बर्बाद करना। चीन शाओ, तू कर क्या रहा है? मैं खुद भी बहुत हाई प्रेशर में था। एक तरफ स्पाइडर्स को अवॉइड करना, दूसरी तरफ अपनी गिरती एचपी को देखना। धीरे धीरे स्पाइडर्स की तादाद बढ़ती गई और मेरी एचपी एक क्वार्टर तक आ गई। बस अब और नहीं, मुझे फॉर्मेशन में जाना होगा। गोस्ट फायर स्पाइडर्स की स्टार फायर सैक्रिफाइस करो। स्पेयर की नोक से मैंने आखिरी मोमेंट पर सैक्रिफाइस शुरू की। उसी वक्त उसने एक कदम पीछे लिया और एक पैर ट्रांसमिशन सर्कल में जा पड़ा। चारों तरफ का नजारा घूमने लगा और तभी चेन शाओ के कानों में वो आवाज आई जिसका उसे इंतजार था। नई टैलेंट स्किल मिली, गोस्ट फायर पॉइजन। ये एक स्पेशल स्किल है, लेवल 1। इसका इफेक्ट ये है कि लावा पॉइजन स्टाफ में रहने वाले गोस्ट फायर पर्ल जाति का ये जहर इस्तेमाल करने के बाद टारगेट पर चिपक जाता है। गोस्ट फायर पॉइजन से जलन होती है, लगातार नुकसान होता है और टारगेट की डिफेंस पावर कम हो जाती है। साथ ही तेज जहर से लगातार डैमेज होता है और टारगेट की रिकवरी रुक जाती है। ये सुनकर कीन शाओ का दिल खुशी से उछल पड़ा। सच में बड़ा फायदा हमेशा खतरा उठाने के बाद ही मिलता है। यही वजह थी जो चिन शाओ थोड़ी देर पहले जोखिम उठाकर वापस गया था। गोस्ट फायर पॉइजन, फायर और पॉइजन दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्किल है। चिन शाओ मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन खुश होने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तभी जमीन हिलने लगी। 5वीं लेयर का गार्डियन मॉन्स्टर आने वाला था। फिर एक बड़ा सा साया किन शाओ की नजरों के सामने आया। वो एक विशाल भालू था जिसका बॉडी किसी छोटे पहाड़ जैसा था और जिसके बाल सुइयों जैसे खुरदरे थे। गोस्ट क्लॉबेयर। कंडीशन एडल्ट, लेवल 15, एलीट लेवल बॉस। डेंजर लेवल एक्सट्रीमली डेंजरस। सामने के मॉन्स्टर को देखकर चिन शाओ का चेहरा गंभीर हो गया। ये गोस्ट क्लॉ बेयर अकेले एक पूरी प्रोफेशनल टीम को चुनौती दे सकता था और आसपास कोई जगह भी नहीं थी छुपने की। फिर भी चिन शाओ ने हार मानने की नहीं सोची। वजह साफ थी, गोस्ट क्लॉ बेयर के ऊपर मोटी फर थी, यानी फायर अटैक्स इस पर ज्यादा असरदार थे। और ये एक ऑर्डिनरी क्रीचर था, यानी पॉइजन का भी इस पर ज्यादा असर होगा। उसी वक्त टावर के बाहर अवेकनिंग सेरेमनी प्लाजा में प्रिंसिपल लिन जमनान खिंचे हुए चेहरे के साथ बड़ी स्क्रीन को घूर रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, इस साल ये ट्रायल टावर आखिर किस कमीने ने डिजाइन किया है? बस पहली 2 लेयर्स में गॉब्लिन ट्राइब और अनडेड ट्री स्पिरिट्स ने करीब 90% अवेकनर्स को बाहर कर दिया। फिर तीसरी लेयर में स्वॉम्प बैंशीज ने उन सभी स्लो वॉरियर टाइप प्लेयर्स को बाहर कर दिया। हाँ, कुछ लॉन्ग रेंज वाले प्लेयर्स जरूर पत्थरों की दरारों में छुपकर 3 स्वॉम्प बैंशीज को मार पाए। फिर आई चौथी लेयर, गोस्ट फायर पर्ल से भरी हुई। उन्हें देखकर लिन जेंगनान का भी सिर चकरा गया। उस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर बचे थे बस कुछ एस लेवल अवेकनर्स और थोड़े से ए लेवल प्लेयर्स। पेनलॉन्ग मॉन्क वैंग डियाओ अपनी पूरी डिफेंस के दम पर डैमेज सहते हुए ट्रांसमिशन सर्कल की तरफ भाग रहा था। इतनी मुश्किल के बावजूद ट्रांसमिशन सर्कल तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बस किसी तरह बची। उसकी वेपन की प्रॉपर्टीज गोस्ट फायर पर्ल्स के बिल्कुल उल्टी थीं, इसलिए वो पूरी तरह अपनी एस लेवल शील्ड पर डिपेंड था।
बड़ी मुश्किल से वो ट्रांसमिशन सर्कल तक पहुंची। शैडो हंटर बनी स्कूल की खूबसूरत चिन यानियन ने अपनी डॉज और एम्बुश स्किल्स के दम पर किसी तरह ट्रांसमिशन सर्कल पार किया। वो 5वीं लेयर तक पहुंचने वाली इकलौती लड़की बनी और पहले फायर मैजिक से अनडेड ट्री स्पिरिट को मारने वाली, फिर फायर रॉकेट से स्वॉम्प बैंशी को खत्म करने वाली लियू वुयन। जब वो चौथी लेयर में गोस्ट फायर पर्ल के नेस्ट में पहुंची तो उसे समझ आया यहाँ कुछ नहीं होने वाला। एक फ्रेजाइल मेज के तौर पर वो बस कुछ कदम ही चल पाई और पर्ल नेट में फंस गई। लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने सीधे क्विट कर दिया। प्रिंसिपल लिन को लग रहा था कि इस बार के अवेकनर्स में बस कुछ सीड प्लेयर्स ही बचे हैं। वो बड़बड़ाए हुए वोंग बियाओ और लिन शूमिंग के व्यू को फॉलो कर रहे थे। तभी 5वीं लेयर में एडल्ट गोस्ट क्लॉबेयर सामने आया। उसे देखकर सभी फिर से भड़क उठे। बोले, यार ये जानवर यहाँ किसने डाला? इसे तो नए अवेकन प्लेयर्स छोड़ो, एक पूरी प्रोफेशनल टीम भी आसानी से नहीं जीत सकती एक एडल्ट गोस्ट क्लॉबेयर से। आखिर इस साल के ट्रायल टावर का डिजाइनर कौन है? सुना है ऊपर से कोई बड़ा आदमी आया है। उसी वक्त जियांगहाई सिटी की एक सीक्रेट बेस में पूरी ऑब्जर्वेशन रूम में बड़ी बड़ी हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स लगी थीं। लगभग सब बाहर हो चुके थे। ये देखकर नी शाओ के चेहरे पर हल्की सी निराशा आई। लगता है इस साल का ट्रायल टावर यहीं खत्म हो जाएगा। जियांगहाई सिटी में कोई नहीं है जो 5वीं लेयर पार कर सके। पास खड़े रिसर्चर वांग लिन ने मन ही मन सोचा, भला कौन अडल्ट घोस्ट क्लॉबेयर को ट्रायल टावर में रखेगा? एस लेवल अवेकनर भी अभी अभी अवेकन होने के बाद गोस्ट क्लॉबेयर से अकेले नहीं जीत सकता। लेकिन नी शाओयू ने बड़े आराम से कहा, सच में? ये तो बस हमारा बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। पास खड़ा रिसर्चर वांग लिन मन ही मन पसीना पोंछने लगा। नी शाओयू ने पेन चबाते हुए ठंडे लहजे में कहा, बस अफसोस इस बात का है कि इस साल के अवेकनर्स 5वीं लेयर भी नहीं पार कर पाए। हिडन लेयर तो बहुत दूर है। उस छोटे से बंदे को पकड़ने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी थी। उसी वक्त ट्रायल टावर की 5वीं लेयर में उसने ब्लाइंडली अटैक नहीं किया। गोस्ट क्लॉब बेयर का बॉडी किसी छोटे पहाड़ जैसा था, पीठ पर मोटे मोटे बाल जैसे कि मजबूत आर्मर की तरह। उसकी खूंखार आंखें घूरे जा रही थी इस इंट्रूडर को। लेकिन जब तक यहाँ आ ही गया हूँ, बिना लड़े हटना, ये चीन शाओ का स्टाइल नहीं। गोस्ट क्लॉबेयर भी उसी की तरह बड़ा और पावरफुल स्ट्रेंथ टाइप मुझसे था। स्पीड ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन अटैक ज़बरदस्त था। जीतना है तो फास्ट फुटवर्क पर रिलाई करना होगा। स्किल ऑन करते ही चीन शाओ की मूवमेंट स्पीड फिर से बढ़ गई। गोस्ट क्लॉबेयर ने दहाड़ते हुए हमला बोल दिया। इस तरह के मॉन्स्टर्स के अटैक्स सिंपल होते हैं 3 मूव्स में। पहला लंज, दूसरा स्लैम, तीसरा सिट क्रैश। लंज मतलब पूरी ताकत से झपना, इतना जबरदस्त कि किसी भी फुल डिफेंस वॉरियर की भी हालत पतली हो जाए। चीन शाह ने धैर्य रखा। जब गोस्ट क्लॉ बेयर बस 3-4 मीटर दूर था, तभी वो एक साइड में उछल गया और उस डेडली अटैक को बचा लिया। फिर बिना रुके गोस्ट क्लॉ बेयर के पीछे की तरफ दौड़ा। दूसरा मूव, बेयर ने मिस करने के बाद तुरंत पलटकर चीन शाह को पकड़ने की कोशिश की। अगर वो पकड़ लेता तो खेल खत्म। लेकिन चीन शाह तो पहले से उसके पीछे की तरफ भाग रहा था। यही उसका ब्लाइंड स्पॉट था। बस अभी का मौका है। चीन शाह की आंखें चमकी। गोस्ट फायर पॉइजन एक्टिवेट। उसके स्पीयर की नोक पर जलता हुआ पॉइजनस इफेक्ट रैप हो गया और उसने गोस्ट क्लॉ बेयर की पीठ में जोर से वार किया। टारगेट गोस्ट फायर पॉइजन स्टेट में आ गया। एक हिट के बाद चीन शाओ रुका नहीं, तुरंत पीछे हटकर सेफ डिस्टेंस बना ली। तभी गोस्ट क्लॉ बेयर अचानक पीछे की तरफ धड़ाम से बैठ गया। एक जोरदार धमाके के साथ मार्बल फ्लोर पर गड्ढा हो गया। यही था तीसरा मूव, सिट क्रैश। देखने में भले ही ऑकवर्ड लगे, लेकिन डैमेज बहुत जबरदस्त था। साथ ही गोस्ट क्लॉ बेयर पर गोस्ट फायर पॉइजन भी लग चुका था। पीठ की मोटी फर में आग लग गई, जलन का डैमेज हुआ और पॉइजन इफेक्ट भी शुरू हो गया। गोस्ट क्लॉ बेयर और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया और बिना सोचे चीन शाओ पर झपटने लगा। चीन शाओ ने स्किल के साथ फुटवर्क जारी रखा। अब बस सही मौके पर एक और लेयर गोस्ट फायर पॉइजन लगाना था, फिर सेफ डिस्टेंस से उसे धीरे धीरे खत्म करना था। बस टाइम की बात थी। लेकिन उसी लेयर में पहुंचे वांग बियाओ का लक इतना अच्छा नहीं था। वांग बियाओ का प्रोफेशन था एस लेवल मेले पैनलॉन्ग मंक। गोस्ट क्लॉ बेयर को देखते ही उसने स्ट्रेट अपनी स्टाफ उठाई और सबके सामने खुद को प्रूफ करने के लिए सीधे अटैक कर दिया। लेकिन गोस्ट क्लॉ बेयर ने कोई रहम नहीं दिखाया। एक ही भारी पोसे वांग बियाओ की हालत पतली हो गई। दूसरी तरफ लिन शुमिंग का भी यही हाल था। 3 साल से किन शाओ के पीछे पीछे रहकर उसने काफी कुछ सीखा था, इसलिए उसने गोस्ट क्लॉ बेयर पर ब्लाइंडली अटैक नहीं किया। पहला मूव किसी तरह बचाया, फिर भागकर गोस्ट क्लॉ बेयर के पीछे पहुंचा और सोर्ड से जी भरकर अटैक करने लगा। ऐसे स्लो और बड़े मॉन्स्टर्स के खिलाफ पीछे जाकर अटैक करना, ये ट्रिक उसे चिन शाओ ने ही सिखाई थी। बस लिन शुइमिंग ने सरफेस ही सीखी थी, डेप्थ नहीं। जब लोगों ने देखा कि लिन शुइमिंग ने अटैक बचाया और पीछे जाकर डैमेज करने लगा, सब खुश हो गए। बोले, लिन शुइमिंग हमारे स्कूल का रियल टैलेंट है। इतना शार्प फुटवर्क और एस लेवल प्रोफेशन, शायद 5वीं लेयर पार हो जाए। प्रिंसिपल लिन जंगनान ने मुस्कुराते हुए थोड़ी छुई और बोले, हमारे स्कूल से आखिर एक काबिल निकला। इस बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन टैंग वॉर्नर को देखकर चिंता हुई। उसे लगा लिन स्विमिंग बहुत ग्रीडी है अटैक में। डैमेज तो अच्छा है, लेकिन गोस्ट क्लॉ बेयर जैसे फियर्स मॉन्स्टर के पीछे एक ही एंगल से ज्यादा देर अटैक नहीं करनी चाहिए।
और वैसा ही हुआ। गोस्ट क्लॉ बेयर को अपनी पीठ पर कुछ फील हुआ। उसने जोर से दहाड़ते हुए अचानक पीछे की तरफ बैठ गया। लिन स्विमिंग बच नहीं पाया। वो देखता रहा और गोस्ट क्लॉ बेयर उस पर आ गिरा। लिन स्विमिंग घबराकर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो हिस्ट्री का पहला ऐसा इंसान बन गया जो इस तरह बाहर हुआ। प्रिंसिपल लिन का चेहरा जम गया। जांग डायरेक्टर ने झटपट चेक किया। हमारे स्कूल के अभी कितने बचे हैं? 2। एक है एस लेवल चीन यनियन और दूसरा चीन शाओ। जांग डायरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रिंसिपल लिन ने बेसब्री से कहा, फौरन चीन यान का व्यू बड़ी स्क्रीन पर लगाओ। जांग डायरेक्टर ने बिना सोचे कर दिया। स्क्रीन पर आई चीन यनियन, हाथ में लॉन्ग बो लिए, अजाइल और ग्रेसफुल। वो 5वीं लेयर के लिमिटेड एरिना में गोस्ट क्लॉ बेयर से सेफ डिस्टेंस बनाए हुए बाहरी एज पर चक्कर काट रही थी। हाथ में बो से लगातार अटैक जारी था। उसकी एस लेवल स्किल थी ब्लड मार्क शैडो। उसका डैमेज कम था, लेकिन ब्लीडिंग इफेक्ट बहुत काम आ रहा था। गोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ बार धीरे धीरे घट रही थी। यही है फेंगजन स्टाइल। चीन यान की डिस्टेंस कंट्रोल देखकर क्राउड में तारीफ की लहर उठी। लोग बोले, चीन यानन बहुत शानदार है। प्रिंसिपल लिन ने इस बार केयरफुली तालियां बजाईं। टैंग वान भी चीन यानन की स्ट्रैटेजी देखकर कुछ इंप्रेस्ड हुई। इस तरह अगर कोई बड़ी गलती न हो तो शायद गोस्ट क्लॉ बेयर को खत्म किया जा सके। फिर टैंग वान ने नजर घुमाकर चीन शाओ का व्यू देखा और उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। चीन शाओ हाथ में स्पीयर लिए, फुटवर्क एकदम स्मूथ, हर अटैक प्रिसाइज और क्लीन। उसके सामने वो एंग्री गोस्ट क्लॉ बेयर जोकर जैसा लग रहा था। चीन शाओ को छू भी नहीं पाया। लेकिन जो चीज टैंग वान को सबसे ज्यादा चौंका गई वो गोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ बार थी। वो लगभग खत्म हो चुकी थी। ये कैसे पॉसिबल है? एक वाइट बोर्ड प्रोफेशन इतना डैमेज कैसे दे सकता है? टैंग वान सोचती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। स्क्रीन पर उस वक्त बस चीन यनयान ही नजर आ रही थी। ब्लड मार्क शैडो स्किल की मदद से वो गोस्ट क्लॉ बेयर को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। हेल्थ बार लगभग खाली हो चुकी थी। प्रिंसिपल लिन की आंखों में फिर चमक आई। किन यान हमारे स्कूल की शान है, 5वीं लेयर पार कर लेगी, फुल मार्क्स लेकर आई। लेकिन तभी स्क्रीन पर चीन यान के साथ कुछ हो गया। जो एरो गोस्ट क्लॉ बेयर के बॉडी की तरफ जा रहा था वो एक्सीडेंटली उसके सिर पर लग गया। क्रिटिकल हिट, वीक पॉइंट डैमेज। गोस्ट क्लॉ बेयर ने दहाड़ मारी और एनरेज मोड में आ गया। उसका बॉडी जमीन से उछला और दोगुनी स्पीड से किन यान की तरफ दौड़ पड़ा। चीन यान ने डॉज करने की कोशिश की, लेकिन ओपन एरिना में कहीं जाने की जगह नहीं थी। वो बस देखती रही जैसे एनरेज्ड गोस्ट क्लॉ बेयर का पंजा उस पर आया और फिर एक वाइट लाइट में ओढ़ गई। अनाउंसमेंट आया, चिन यान इलिमिनेटेड। फाइनल स्कोर 5th लेयर। जैसे जैसे चिन यान का व्यू ग्रे होता गया, आखिरी एस लेवल भी गोस्ट क्लॉ बेयर से नहीं जीत पाया। प्रिंसिपल लिन अब कंट्रोल नहीं कर पाया, गाली बकता हुआ चिल्लाया। तभी किसी ने कहा, रुको, अभी भी कोई ट्रायल टावर में बाकी है। जब सब उठकर जाने लगे तो स्क्रीन अचानक किसी और व्यू पर स्विच हो गई। स्क्रीन पर था एक वाइट ड्रेस्ड लड़का, हाथ में स्पीयर, बिल्कुल शार्प फुटवर्क के साथ गोस्ट क्लॉ बेयर के हर अटैक के ब्लाइंड स्पॉट में घूम रहा था। और गोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ बार बस थोड़ी सी बची थी। ये कौन है? पहली बार इस बार 3S लेवल अवेकनर्स थे, फिर ये कैसे पॉसिबल है? सबकी आंखें फटी रह गईं। लेकिन उसी बैच के कुछ अवेकनर्स ने उसे पहचान लिया। रुको, ये तो वो है। लिन स्ट्रीमिंग ने चिल्लाकर कहा, यह जरूर चीटिंग कर रहा है। एक व्हाइट बोर्ड प्रोफेशन अनडेड ट्री स्पिरिट कैसे पार कर सकता है? लिन स्विमिंग की बात सुनकर बाकी अवेकनर्स भी हरकत में आ गए। सबने ट्रायल टावर खुद एक्सपीरियंस किया था। हर लेयर जैसे किसी नाइटमेयर जैसी थी। चीटिंग, ये जरूर चीटिंग है। प्रिंसिपल लिन, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबके शोर के बीच स्क्रीन पर गोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ बार एक एक करके 0 की तरफ जा रही थी। लिन स्विमिंग अचानक और ज्यादा जोर से चिल्लाया, देखो, उस गोस्ट क्लॉ बेयर का हेल्थ बार अटैक से नहीं घट रहा। ये जरूर चीटिंग है। उसकी बात सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग खड़े होकर चिल्लाने लगे, चीटिंग, क्योंकि उनका दिल नहीं मान रहा था कि एक वाइट बोर्ड प्रोफेशन उनसे बेहतर निकले। उसी वक्त ट्रायल टावर की 5वीं लेयर में पूरे 10 लेयर का गोस्ट फायर पॉइजन स्टैक हो चुका था। गोस्ट क्लॉ बेयर का लगभग पूरा फर जल चुका था और फिर वो धड़ाम से गिर पड़ा। इतने एक्सपीरियंस से मैं सीधे लेवल 15 पहुंच गया। मैंने बिना सोचे सैक्रिफाइस रिचुअल किया। गोस्ट क्लॉ बेयर की स्टार फायर सैक्रिफाइस सक्सेसफुल। नई टैलेंट स्किल मिली, सैवेज चार्ज। टारगेट की तरफ चार्ज करो, हिट होने पर स्टन इफेक्ट। एक डिस्प्लेसमेंट स्किल मिलते ही मैं खुश हो गया। तभी कानों में आवाज आई, बधाई हो, ट्रायल टावर के सभी लेयर्स पार हो गए। क्या हिडन लेयर खोलनी है? हिडन लेवल का फुटेज ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ये सुनकर मैं रुक गया। आखिर ये डिजाइनर चाहता क्या है? खैर, यहां तक आ ही गया हूं, देख ही लेते हैं। मैंने हिडन लेयर चैलेंज एक्सेप्ट किया और पलक झपकते मैं एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर था। चारों तरफ अलग अलग मॉन्स्टर्स की सफ़ेद हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। इस हिडन लेवल में आखिर क्या मॉन्स्टर है? मैं अभी सोच ही रहा था कि सामने एक बड़े से हड्डियों के ढेर में से 2 बड़ी बड़ी आंखें झांकने लगीं। बड़े क्यूरियोसिटी से मुझे देख रही थीं। लेकिन उन आंखों की प्यूपिल्स सुनहरे येलो रंग की थीं, बिल्कुल अनोखी। फिर एक जोड़ी पंख निकले, थोड़े छोटे, लेकिन उनमें एक अजीब सा घमंड था। मैंने अनजाने में एक गहरी सांस ली। यार, यहाँ किसने एक ड्रैगन का बच्चा रख दिया?
ड्रैगन स्पीशीज सभी मॉन्स्टर्स में सबसे खतरनाक रेस में से एक। पैदा होते ही फूड चेन के टॉप पर सबसे छोटा ड्रैगन का बच्चा भी गोल्डन लेवल बॉस की ताकत रखता है। लगता है यहीं तक का सफर है। मैंने थोड़ा निराश होकर सोचा, अब ये सोचने का कोई मतलब नहीं कि इस ट्रायल टावर को किसने डिजाइन किया। मुझे अच्छी तरह पता था कि ये सामने वाला क्यूट सा ड्रैगन बेबी मेरे किसी भी वेपन से एक स्क्रैच तक नहीं होगा, और उसकी एक हल्की सी ड्रैगन ब्रेथ मुझे पूरी तरह खत्म कर देती। मैंने अपना आयरन स्पीयर वापस रख लिया और खुद आगे बढ़ा। ड्रैगन ब्रेथ से एलिमिनेट होना भी ठीक है, लेकिन जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। इस ड्रैगन बेबी को अटैक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे बड़े क्यूरियोसिटी से देख रहा था। मैं उसके बिल्कुल सामने आ गया, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। तभी जब हम दोनों की आंखें मिली, सामने एक प्रॉम्प्ट आया। ऑब्सिडियन ड्रैगन जुवेनाइल आपसे कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दे रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? एक पल के लिए मैं जम गया। ये क्या हो रहा है? मेरे पूरे बॉडी में एक जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। ये इतनी बड़ी बात मेरे साथ हो रही है। किसी मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बेहद रेयर होता है। एक बार साइन होने के बाद दोनों एक हो जाते हैं, अलग नहीं हो सकते। आमतौर पर ये एबिलिटी सिर्फ बीस्ट टेमर प्रोफेशन के पास होती है, और यहाँ तक कि बीस्ट टेमर में भी ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पूरी दुनिया में गिने चुने हैं। एक सेकंड भी सोचना ड्रैगन के लिए डिसरिस्पेक्ट होती। अगले ही पल एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल मेरे और उस ड्रैगन बेबी के बीच शुरू हुआ। चूंकि ड्रैगन बेबी ने खुद इनवाइट किया था, तो पूरा रिचुअल बिना किसी अड़चन के कंप्लीट हो गया। सामने प्रॉम्प्ट आया, ऑब्सीडियन ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल। साथ ही मुझे उसके साथ एक हल्का सा कनेक्शन भी फील हुआ, जैसे उसके थॉट्स को थोड़ा थोड़ा सेंस कर सकता हूँ। अचानक मुझे समझ आया इस ऑब्सीडियन ड्रैगन बेबी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। वजह थी मेरी वो एकमात्र यूनिक टैलेंट, और वो रह गई अधूरी। सिर्फ हाईएस्ट ब्लड लाइन वाले मॉन्स्टर्स ही उस डिवाइन प्रेजेंस को सेंस कर सकते हैं। यानी इस जुवेनाइल ड्रैगन ने मुझे एक असली डेटी समझ लिया कि सच्चे डेटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ड्रैगन के लिए भी बेहद सम्माननीय बात है। हम दोनों को लग रहा था जैसे बहुत बड़ी डील मिल गई। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, सामने फिर एक प्रॉम्प्ट आया, बधाई हो, ट्रायल टावर का हिडन लेवल पार हो गया। अब आपको ट्रायल टावर के बाहर ट्रांसफर किया जाएगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट ऑब्सीडियन ड्रैगन को समनिंग स्पेस में वापस भेजना है? मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसी वक्त ट्रायल टावर के कंट्रोल रूम में निये शाओयू अंदर आया तो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखी, इस बार का ट्रायल टावर समाप्त, सभी अवेकनर्स को बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है। निये शाओयू धीरे धीरे कंट्रोल पैनल के पास आया। सब रिजल्ट्स उसकी उम्मीद के मुताबिक थे। एक अडल्ट गोस्ट क्लॉ बेयर को कोई नया अवेकन प्रोफेशनल हैंडल नहीं कर सकता, और जो हिडन लेवल उसने इतनी मेहनत से सेट किया था, उसे किसी ने देखा ही नहीं। वो जुवेनाइल ऑब्सीडियन ड्रैगन, उसे और रिसर्च लैब ने अभी अभी पकड़ा था। ऊपर से रिसर्च प्लान अप्रूव नहीं हुआ था, तो उसने उसे ट्रायल टावर के हिडन लेवल में रख दिया था। जुवेनाइल होने के बावजूद कोई नया अवेकन प्रोफेशनल उससे नहीं जीत सकता था। लेकिन जब नी शाओयू ने कंट्रोल पैनल से उस ड्रैगन बेबी को ट्रायल टावर से ट्रांसफर करने की कोशिश की, वो अचानक रुक गया। रुको, मेरा ड्रैगन कहाँ गया? इतना बड़ा ड्रैगन बेबी कहाँ गया? नी शाओयू घबरा गया। उसने 6th हिडन लेवल की वीडियो रिकॉर्डिंग खोली। हाथ में हल्का पसीना आ गया। उसने मॉनिटरिंग रिकॉर्ड निकाला। रिकॉर्ड में सिर्फ एक एंट्री थी, पूरे जियांगहाई सिटी के ट्रायल टावर में सिर्फ एक इंसान ने 5th लेवल का गोस्ट क्लॉ बेयर पार किया और हिडन लेवल तक पहुंचा। कोई गोस्ट क्लॉ बेयर को एक्चुअली मार पाया? नी शाओयू की आंखें सिकुड़ गईं, और जब उसने रिकॉर्डिंग में आ गया सीन देखा, वो अचानक खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? वो ड्रैगन बेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ये कौन है? क्या वो पागल है? एक अभी अभी अवेकन प्रोफेशनल? नी शाओयू के मन की हैरानी और घबराहट बयान से बाहर थी। एक नया अवेकन प्रोफेशनल इतनी आसानी से उनके मुश्किल से पकड़े हुए ड्रैगन को कॉन्ट्रैक्ट कर गया और उसे समनिंग स्पेस में डालकर ले गया। नीर शाओयू का दिल डूब गया। ये सब इतना इलॉजिकल था। उन्होंने जब उस ड्रैगन बेबी को रिसर्च लैब लाया था, तो 200 लेवल के बीस्ट टेमर प्रोफेशनल्स भी उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। वजह यह थी कि वो ड्रैगन की रिकग्निशन नहीं पा सके। लेकिन रिकॉर्डिंग में ये अभी अभी अवेकन बंदा बिना किसी एफर्ट के ड्रैगन को कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ये आखिर है कौन? नी शाओ ने तेजी से कंट्रोल पैनल पर सर्च शुरू किया। ये न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना दूसरे देशों की ड्रैगन इंटरेस्टेड फोर्सेस भी आ जाएंगी और उस लड़के की सेफ्टी को भी खतरा होगा। बड़ी प्रॉब्लम होगी। उसे जल्दी से मेन एग्जामिनर से कांटेक्ट करना होगा। उधर फर्स्ट हाई स्कूल की अवेकनिंग सेरेमनी में लोग जोर जोर से डिमांड कर रहे थे कि प्रोसेस की जांच हो और चीटर को सजा मिले। कह रहे थे एक यूजलेस प्रोफेशन वाला इस बार के ट्रायल टावर को बर्बाद नहीं कर सकता। मेन एग्जामिनर यांग वेन भी उलझन में था। उसने पूरी अवेकनिंग सेरेमनी और ट्रायल टावर खुद मॉनिटर की थी। खुद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक वाइट बोर्ड प्रोफेशन इतने टफ ट्रायल टावर की 5th लेवल पार कर सकता है। दूसरी तरफ ट्रायल टावर कभी गलत नहीं होता। तभी उसके ईयरपीस पर एक फोर्सफुल कॉल आई। फर्स्ट हाई स्कूल के मेन एग्जामिनर हैं, मैं इस ट्रायल टावर का डिजाइनर नी शाओयू। मेन एग्जामिनर यांग वैन एकदम सतर्क हो गया। डिजाइनर की आइडेंटिटी और नी शाओयू का नाम दोनों उससे बहुत ऊपर के थे। उसने एक ऐसे टोन में कहा जिसमें कोई जगह नहीं थी सवाल की। मैं आपको ऑर्डर करता हूँ ये न्यूज़ तुरंत ब्लॉक करें। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई हिडन लेवल तक पहुंचा। इस बार का ट्रायल टावर सिर्फ 5 लेयर्स का था, कोई हिडन लेवल नहीं था, समझे? यांग वेन ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया।
लगा जैसे कोई बड़ी बात हो गई है। पहले भी ऐसा हुआ था जब कोई अवेकनर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता था तो ऑफिशियल उसे नोटिस करते थे और उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती थी। कॉल काटते ही मेन एग्जामिनर यांग वैन का चेहरा सीरियस हो गया। बोला, इस अवेकनिंग सेरेमनी के मेन एग्जामिनर के तौर पर मैंने ट्रायल टावर के डिजाइनर से कंफर्मेशन ले ली है। मैं ऑफिशियल तौर पर डिक्लेयर करता हूँ, इस ट्रायल टावर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई चीटिंग या शॉर्टकट नहीं हुआ। अब मैं पर्सनली फर्स्ट प्लेस का स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा। यांग मैन की बात सुनते ही पूरी सेरेमनी में एकदम साइलेंस हो गया। जो लोग अभी तक चिल्ला रहे थे सबके मुंह बंद हो गए। और उसी वक्त मैं ट्रायल टावर से बाहर आया। चारों तरफ कैमरास मेरी तरफ घूम गए। यांग वैन ने एक एनवलप में बंद कार्ड मुझे दिया। ये जियांगहे सिटी के इक्विपमेंट वेयरहाउस का वेपन एक्सचेंज वाउचर था, साथ में 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। बोले, इस वाउचर से तुम वेयरहाउस से कोई भी लेवल 30 से नीचे का गोल्डन लेवल इक्विपमेंट ले सकते हो। मेरा दिल खुश हो गया। गोल्डन लेवल इक्विपमेंट, ट्रायल टावर के ऑफिशियल्स ने इस बार सच में बड़ा गिफ्ट दिया। लेकिन तभी लिन शुमिंग की नज़र मेरे हाथ में उस वेपन एक्सचेंज वाउचर पर पड़ी और उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। बोला, गोल्डन लेवल इक्विपमेंट उस जैसे बेकार के पास रहना वेस्ट है। लिन शुमिंग की बात पर कई लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। कहने लगे, ट्रायल टावर में फर्स्ट आया तो क्या हुआ, इतना यूजलेस प्रोफेशन बैटलफील्ड पर जाते ही असलियत सामने आ जाएगी। इतना कीमती गोल्डन लेवल वेपन वाउचर उसे देना बिल्कुल सही नहीं है। तानों और सवालों की आवाज़ें बढ़ती रहीं। मैंने बस हल्का सा मुस्कुराया, सिर हिलाया और भीड़ से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं अपने उस छोटे से 20 स्क्वायर फीट के किराए के कमरे में पहुंचा, दिमाग में अचानक एक तेज अर्ज उठी। अभी मैंने एग्री भी नहीं किया था, लेकिन समनिंग स्पेस से एक ग्लोइंग समनिंग सर्कल अचानक मेरे उस छोटे से कमरे में खुल गया। ये ड्रैगन बेबी खुद ही बाहर आ गया। ऑब्सिडियन ड्रैगन की बड़ी बड़ी गोल्डन आंखें कमरे की हर चीज को क्यूरियोसिटी से देख रही थी। अभी उसका साइज करीब 1 मीटर था, लेकिन उस छोटे से कमरे में भी वो थोड़ा टाइट लग रहा था। मैंने सोचा, ड्रैगन पालना तो क्लियरली बहुत महंगा काम है, लेकिन ये ड्रैगन बेबी कमरे को देखकर कोई परेशानी नहीं दिखा रहा था, बल्कि क्यूरियोसिटी से कमरे के हर कोने में घूमा, फिर पंख फड़फड़ाकर सोफा पर कूद गया और आराम से कर्ल होकर बैठ गया। मुझे सच में अच्छा लगा। ये ड्रैगन को घर छोटा नहीं लगा, लेकिन अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि वो ड्रैगन बेबी सीधे मुझे घूरने लगा। मुंह से मासूमियत से 2 आवाजें निकाली, ड्रैगन बेबी भूखा है। मैंने फौरन फ्रिज खोला। अच्छा हुआ कुछ फ्रोजन मीट था। मैंने उस छोटी सी किचन में जल्दी जल्दी बनाया। ड्रैगन बेबी फ्रिज के ऊपर बैठकर क्यूरियोसिटी से देखता रहा। लेकिन अभी डिश निकाली भी नहीं थी कि उस ड्रैगन ने सारा मीट एक झटके में साफ कर दिया। मैंने मन ही मन सोचा, ड्रैगन पालना सच में बहुत एक्सपेंसिव है। खाने पीने के बाद ड्रैगन बेबी बड़े शांत मिजाज से सोफा पर कर्ल होकर सो गया। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और उसके एट्रीब्यूट्स चेक की। एक नज़र में ही मेरी आंखें फटी रह गईं। ये ड्रैगन बेबी सिर्फ लेवल 5 था, लेकिन उसकी एचपी थी पूरे 30,000। 2 टैलेंट स्किल्स थीं, एक ड्रैगन ब्रेथ जो ऑलरेडी एस लेवल थी, दूसरी थी ऑब्सिडियन स्पिरिट आर्मर जो एसएस लेवल तक पहुंच चुकी थी। लगभग सभी एट्रीब्यूट डैमेजेस और एबनॉर्मल स्टेटसेस से इम्यून। अटैक और डिफेंस स्टैट्स मुझसे कहीं आगे। कोई हैरानी नहीं कि ड्रैगन स्पीशीज इतनी ओवरपावर्ड होती है। सिर्फ जुवेनाइल होते हुए भी गोल्डन लेवल के बराबर था, और जब ये बड़ा होगा तो किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। यहाँ तक कि इस जुवेनाइल ऑब्सिडियन ड्रैगन की इनसेन डिफेंस और एचपी नए बैच के सभी प्रोफेशनल्स को पहले ही बीट कर देती है। फिर ड्रैगन ब्रेथ जैसा वाइड रेंज डैमेज तो है ही, इसके होते हुए मेरे पास एक नेचुरल इनविंसिबल टैंक नहीं होगा क्या? मेरे मन में एक उत्साह जागा। आखिर मैंने ड्रैगन बेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, टेक्निकली उसका ओनर भी मैं ही हूँ। मैंने मेंटली उसे कॉल किया, लेकिन वो ड्रैगन बेबी जो आराम से सो रहा था, उसने बस एक आंख खोली, मुझे आलसी नज़र से देखा और फिर आंख बंद करके सोता रहा। मेरी हालत हो गई। उसने कॉल ज़रूर रिसीव किया था, लेकिन वो था कि उठा ही नहीं। क्या मेथड गलत है? मैं उठकर बैठा और टेबल पर टर्मिनल खोला। फर्स्ट हाई स्कूल का डेटाबेस एक्सेस किया और सर्च करने लगा। बीस्ट टेमिंग बेसिक्स। उसी वक्त जांघाई सिटी के कंट्रोल रूम में नी शाओयू की पतली उंगलियां भी टर्मिनल पर तेजी से चल रही थीं। जल्द ही उसने मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। नी शाओयू ने हाथ उठाकर एक लेजी स्ट्रेच ली और बोला, एक वाइट बोर्ड प्रोफेशन ड्रैगन को कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? अगले दिन सुबह मैं जांघाई इक्विपमेंट वेयरहाउस पहुंचा, अपना गोल्डन लेवल वेपन एक्सचेंज वाउचर यूज करने। गेट पर सिक्योरिटी ने वेरीफाई किया, फिर मैं अंदर गया। अंदर जाते ही नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया। एक के बाद एक शेल्फ्स पर ढेर सारे इक्विपमेंट सजे हुए थे, अलग अलग लेवल्स और प्रोफेशंस के हिसाब से। लेकिन मेरा असल मकसद इक्विपमेंट नहीं था। मुझे एक ऑफ हैंड वेपन चाहिए था, यानी शील्ड। सिर्फ फुटवर्क से हर सिचुएशन हैंडल नहीं होती, अटैक भी हो और डिफेंस भी, यही असली सोल्यूशन है। शील्ड सेक्शन में पहुंचा तो तरह तरह के शील्ड्स रोज में सजे हुए थे। मेरी नज़र एक एक करके शेल्फ्स पर घूमती रही और तभी एक शील्ड का नाम आंखों में अटक गया, टाइगर चेस्ट वॉर शील्ड। मैं आगे बढ़ा और उसके एट्रीब्यूट्स चेक की। ब्लॉक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग, डैमेज रिडक्शन एक्स्ट्रा, बोनस एट्रीब्यूट ब्लॉक काउंटर, ब्लॉक सक्सेसफुल होने के बाद काउंटर अटैक का डैमेज 30% बढ़ जाता है। गोल्डन लेवल इक्विपमेंट का कोई जवाब नहीं। ये टाइगर चेस्ट वॉर शील्ड बिना किसी शक के चिन शाओ का सबसे जरूरी सर्वाइवल वेपन बनने वाला था।
आने वाले सभी लेवलिंग जोन्स में। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके चिन शाओ ने वो शील्ड वेयरहाउस से निकाल लिया। अब वो जांगहे सिटी की सड़कों पर था। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो बाजार में जैसे मेला लगा हुआ था। आज नए अवेकनर्स के प्रोफेशनल लाइफ का पहला दिन था। सभी गिल्ड्स नए मेंबर्स रिक्रूट कर रहे थे। बहुत से इंडिपेंडेंट प्लेयर्स सड़कों पर फिक्स्ड टीममेट्स ढूंढ रहे थे। और इन सब के बीच थे छोटे छोटे वेंडर्स नए खिलाड़ियों के लिए बिगिनर इक्विपमेंट बेच रहे थे। उनके लिए ये एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि हर नए अवेकनर को स्टार्टर गियर चाहिए होता है। हर किसी के पास ऑक्शन में सूट खरीदने के पैसे नहीं होते। तभी एक जीन्स पहने वेंडर ने चिन शाओ को देखा और झट से रोक लिया। भाई, नया अवेकनर हो क्या? जांघाई सिटी के आसपास के लेवलिंग जोन का मैप लोगे? चीन शाओ की उम्र और स्टाइल देखकर आज की बात करें तो ये सारे मैप्स बिल्कुल नए थे। चीन शाओ ने जांघाई सिटी के आसपास के लिंक जोन एरियाज को रिजेक्ट नहीं किया था। ये एरियाज हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कहीं नया डंजन क्रैक खुल जाता है तो कहीं मॉन्स्टर्स इधर उधर भटकने लगते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हर साल बदलती रहती है। चिन शाह ने फटाफट 100 गोल्ड कॉइन निकाला और बोला, एक मैप दो और साथ में गिल्ड्स के लिंक जोन्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। वो जो जीन्स पहने छोटा सा वेंडर था, उसने किन शाह को देखा जैसे पहचान गया हो। फिर चुपके से जेब से एक एनवेलप निकाला और धीरे से बोला, आप तो सच में जानकार हैं। ये इन्फॉर्मेशन कल रात की है, एकदम फ्रेश। चारों बड़े गिल्ड्स जो लिंक जोन्स लेने वाले हैं, सब उसमें मार्क है। हम जैसे छोटे सोलो प्लेयर्स को उनसे दूर ही रहना चाहिए। यही वो इन्फॉर्मेशन थी जो चीन शाओ को चाहिए थी। हर बार जब नए अवेकन प्रोफेशनल्स आते हैं तो शुरू में चारों बड़े गिल्ड्स किसी न किसी एरिया पर कब्जा कर लेते हैं अपने नए मेंबर्स को लेवल अप कराने के लिए। बाकी छोटे गिल्ड्स भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए जहां चीन शाओ को लेवल करना था, वहां इन सबसे बच के रहना जरूरी था, ताकि भीड़ भाड़ से दूर रहे। एनवेलप खोला तो अंदर थे कुछ एस रैंक अवेकनर्स के बारे में न्यूज़। पहली खबर, फर्स्ट मिडिल स्कूल का एस रैंक अवेकनर लिन शुनिंग बाय गिल्ड ज्वाइन कर चुका है। दूसरी खबर, फर्स्ट मिडिल स्कूल का एस रैंक अवेकनर वैंग बियाओ ब्लैक ईगल गिल्ड में गया है। चीन शाओ ने एक बार फिर से पढ़ा, लिन तियान, लिन शुइमिंग, वैंग बियाओ। वैंग बियाओ तो पहले से ही चीन शाओ का दुश्मन था। हर तरह के छोटे बड़े हथकंडे इस्तेमाल करता था, सब सामने था। लेकिन लिन शुइमिंग अलग था, बहुत चालाक और छुपा रुस्तम। चीन शाओ को पहले से लग रहा था कि ये बंदा कुछ गहरी सोच रखता है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सोच का निकलेगा। चीन शाह ने जो भी उसके लिए किया, उसे वो ऊपर से नीचे देखना समझता रहा। अब लिन शूनिंग बे गिल्ड ज्वाइन कर चुका था, जहां उसे एक इंपॉर्टेंट टैलेंट की तरह ट्रेन किया जाएगा। उसकी नेचर देखते हुए वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इस बार चीन शाह के नाम की लिस्ट में वो था, बे गिल्ड। चीन शाह ने धीरे से कहा, बे गिल्ड चारों में सबसे अमीर गिल्ड है। इसके नेता तांग जेन्युआन के पास अरबों का एम्पायर है। बे में सब कुछ पैसों से खरीदा जाता है, रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, सब कुछ। अपने टॉप टैलेंट्स को तो ये लोग बेहिसाब सपोर्ट देते हैं। लिन स्विमिंग जैसे एस रैंक डुअल शॉट फाइटर को बाय ने चुना, ये हैरानी की बात नहीं। लेकिन बाय जैसी बड़ी गिल्ड भी एक सोल प्लेयर चिन शाओ के पीछे खुलकर नहीं पड़ेगी, सिर्फ लिन स्विमिंग की वजह से। और यही चिन शाओ के लिए मौका था अपने तरीके से बढ़ने का। बाकी बेकार न्यूज़ को स्किप करते हुए चिन शाओ ने लेटेस्ट एरिया मैप खोला। जांघाई सिटी के आसपास जो लिंक जोन्स थे, उनमें से 30 लेवल से नीचे के और चीन शाओ के लिए सेफ जोन्स कई थे। सिटी नॉर्थ वेस्टलैंड में थे म्यूटेटेड वुल्फ पैक्स, अबैंडन माइन में थे लायन पॉइजन बैट्स, लॉन्शन रिज में थे लार्ज गॉब्लिन्स, ब्लू क्रैक फील्ड में थे स्केलेटन सोल्जर्स। आम अवेकन प्लेयर्स के लिए शुरू में ये लो लेवल मॉन्स्टर्स सिर्फ लेवल अप के लिए काम आते हैं, लेकिन चीन शाओ के लिए हर मॉन्स्टर एक नया स्किल या ट्रेड दे सकता था। इसलिए उसे जितने ज्यादा टाइप्स के मॉन्स्टर्स मिले उतना बेहतर। सारे लो लेवल मैप्स क्लियर करना उसके लिए जरूरी था, बस प्रायोरिटी तय करनी थी। पॉइजन बैट्स, जब चीन शाओ ने अबैंडन माइन के मॉन्स्टर्स देखे तो उसकी आंखें चमक उठीं। ट्रायल टावर में गोस्ट फायर पॉइजन का असर उसने खुद महसूस किया था। उसे पॉइजन बिल्ड में और इंटरेस्ट हो गया था। अगर नए पॉइजन टाइप्स मिल जाएं तो बॉसेस और टफ मॉन्स्टर्स को हैंडल करना और आसान हो जाएगा। और ये अबैंडन माइन अंडरग्राउंड था, डार्क और कॉम्प्लेक्स टनल्स, यहाँ कम ही प्लेयर्स आते थे। चिन शाओ अकेले में काम कर सकता था। सोचा और चल दिए। चिन शाओ ने एक नियर बाय मेडिसिन शॉप में जाकर करीब 1000 गोल्ड कॉइन खर्च किए, 2 सेट्स हेल्थ पोशंस और एक सेट एंटीडोट्स लिए। पूरी तैयारी के बाद वो अबैंडन माइन की तरफ निकल पड़ा। माइन के सबसे नजदीकी गेट था जांघाई सिटी का नॉर्थ गेट। मॉन्स्टर्स से बचाव के लिए पूरे जांघाई सिटी को पावरफुल बैरियर वॉल से घेरा गया था। सिर्फ 4 गेट्स थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हर गेट पर ऑफिशियल गार्ड्स तैनात थे। हर आने जाने वाले अवेकन प्लेयर की स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन होती थी। कहते हैं ये सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए नहीं, दुश्मन देशों के अंडरकवर अवेकनर्स के लिए भी था। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद चीन शाओ पहली बार एक प्रोफेशनल अवेकनर की तरह असली वाइल्ड वर्ल्ड में निकला। सामने था एक खुला विशाल बंजर मैदान। सैकड़ों साल पहले जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, उसके निशान अब बस धुंधले रास्तों में बचे थे। मॉन्स्टर्स और डंजन्स ने सब कुछ खा लिया था। जैसे जैसे जांघाई सिटी से दूर जाते गए, प्लेयर्स कम होते गए। शिन शाओ ने अपना स्टैट्स पैनल खोला।
शिनशाओ क्लास गॉडली वॉरियर लेवल 15 HP, 1950 MP, 230 अटैक 175, डिफेंस 320, कॉन्स्टिट्यूशन 50, स्ट्रेंथ 105, एजिलिटी 75, स्पिरिट 5। इनिशियल टैलेंट इनकम्प्लीट डिवाइन फॉर्म। टैलेंट ट्रेट्स सवेज इनहेरिटेंस, फोटोसिंथेसिस रिकवरी एस रैंक, गोस्ट फायर पॉइजन ए रैंक। स्किल्स वाटर स्टेप बी रैंक, ब्लड बॉयल लेवल 1, सैवेज चार्ज लेवल 1। टाइगर चेस्ट वॉर शील्ड इक्विप करने के बाद डिफेंस और HP दोनों काफ़ी बढ़ गए थे। ट्रेट्स में सैवेज, फोटोसिंथेसिस रिकवरी और गोस्ट फायर पॉइजन 3 पैसिव ट्रेट्स थे। साथ ही वाटर स्टेप, ब्लड बॉयल जैसे एक्टिव स्किल्स भी थे। कहा जाए तो शुरुआती ब्लैंक स्लेट से काफ़ी आगे निकल चुके थे। इन सारे ट्रेट्स की वजह से किन शाओ को खुद लगता था कि अभी किसी लेवल 1 प्रोफेशनल से भी नहीं डरेगा। एक कमी थी, डैमेज डीलिंग स्किल्स कम थे। ब्लड बॉयल के अलावा कोई डायरेक्ट डैमेज स्किल नहीं था, सिर्फ बेजर्क स्टेट में बूस्टेड अटैक पर निर्भर था। तभी चिन शाओ को याद आया, ट्रायल टावर में फायर सीड्स खर्च करके उसने सैवेज को ब्लड बॉयल में अपग्रेड किया था। तो फायर सीड्स का असली काम यही था। अब ट्रायल टावर क्लियर हो चुका था, तो फायर सीड्स चेक करने का टाइम था। चिंशॉ ने धीरे से कहा, फायर सीड्स। एक नोटिफिकेशन आई, फायर सीड्स 85, अपग्रेडेबल स्किल्स देखो। टैलेंट और स्किल पैनल में 2 ऑप्शंस आए, सैवेज ग्राउंड रैंक अपग्रेडेबल, वाटर स्टेप वॉल रैंक अपग्रेडेबल। बाकी सब ग्रे थे, फायर सीड्स इनसफिशिएंट। अब समझ आया, हर अपग्रेड के लिए फायर सीड्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाते हैं। ट्रायल टावर में ग्राउंड रैंक सैवेज को लेवल 1 ब्लड बॉयल बनाने में 10 फायर सीड्स लगे थे। अब लेवल 1 ब्लड बॉयल को S रैंक करने के लिए पूरे 100 फायर सीड्स चाहिए। पूरा ट्रायल टावर क्लियर किया, फिर भी कम पड़ गए। और जो S रैंक फोटोसिंथेसिस रिकवरी है, उसे SS रैंक करने के लिए 1000 फायर सीड्स चाहिए। तो अभी सबसे जरूरी काम था ज्यादा से ज्यादा फायर सीड्स इकट्ठा करना। चीन शाओ को याद था, एक गॉब्लिन सोल्जर से सिर्फ एक फायर सीड मिला था, और 100 से ज्यादा गोस्ट फायर ऑब्स मारे तब भी सिर्फ 10 फायर सीड्स मिले। इसलिए फायर सीड्स बहुत सोच समझकर खर्च करने थे। जैसे जैसे ट्रेड्स बढ़ेंगे, अपग्रेड का चुनाव और भी सोच समझकर करना होगा। सही ट्रेड पर ही फायर सीड्स लगाने होंगे। ब्लड बॉयल अपग्रेड करना एक अच्छा चॉइस है। यह स्किल 20 टाइप मॉन्स्टर्स से मिलती है, और डैमेज बूस्ट करने वाली स्किल्स में यह सबसे बेहतरीन है। और चीन शाओ का एडवांटेज यही था, जो स्किल्स और ट्रिक्स नॉर्मल ह्यूमंस को नहीं मिल सकते, वो उसे इजीली मिल जाते थे। गॉब्लिन से सैवेज, ट्री स्पिरिट से फोटोसिंथेसिस रिकवरी, गोस्ट फायर ऑब से गोस्ट फायर पॉइजन। यही था चीन शाओ का यूनिक और अनमैच्ड एडवांटेज। मैप की गाइडेंस से चीन शाओ फाइनली उस अबैंडन माइन तक पहुंच गया। माइन एक सुनसान जगह पर था। एंट्रेंस आधा गिरा हुआ था, बस टूटे पत्थरों के सहारे खड़ा था। लग रहा था जैसे कभी भी ढह जाएगा। कोई हैरानी नहीं कि यहाँ कम ही लोग आते थे। माइन की यह हालत देखकर चेन शाओ ने खुद को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया। फिर एक कदम अंदर रखा। पहले बाहरी हिस्से में घूमते हैं, अगर कहीं गिरने का डर हो तो जल्दी निकल सकते हैं। चेन शाओ ने बैग से एक ग्लास ट्यूब निकाला, जिसमें एक छोटा सा ग्लोइंग इंसेक्ट था, जो आसपास 3-4 मीटर्स तक रोशनी करता था। इसे कहते थे लाइट बग। एक म्यूटेटेड क्रीचर था। इसे चीन शाओ ने एक स्ट्रीट वेंडर से खरीदा था। सस्ता था, टिकाऊ था, और अंडरग्राउंड डंजन्स में रोशनी के लिए बहुत काम का था। एक एक कदम सावधानी से रखते हुए चिन शाओ माइन के अंदर उतरने लगा। दीवारों पर जो निशान थे वो बता रहे थे ये जगह कम से कम सैकड़ों साल पुरानी है। थोड़ा आगे जाते ही जमीन पर काले रंग के छोटे छोटे दाने दिखे, बैट्स। कीन शाओ तुरंत अलर्ट हो गया। लाइट बग को कमर पे लगाया, एक हाथ में आयरन स्पीयर, दूसरे में टाइगर चेस्ट शील्ड। धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक आगे वाले टनल की छत से पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज आई। अगले ही सेकंड अंधेरे में से एक झुंड आया, करीब 10-15 पॉइजन बैट्स, हर एक वैसे ही जैसे हथेली के बराबर। चीन शाओ ने झट से सर झुकाया, टाइगर चेस्ट शील्ड को सर और सीने के सामने किया। कई जोरदार टक्करें लगीं, जोर से आवाजें आईं, लेकिन चीन शाओ को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। यही था गोल्ड लेवल वेपन टाइगर चेस्ट शील्ड का कमाल। स्ट्रॉन्ग ब्लॉक इफेक्ट ने सारा डैमेज रोक लिया। वो 10-15 पॉइजन बैट्स जो चिन शाओ के शील्ड से टकराए जैसे दीवार से टकरा गए हों। कुछ तो सीधे जमीन पर गिरकर चक्कर खाने लगे। चिन शाओ ने मौका देखा, झट से स्पीयर उठाई और पास में गिरे एक पॉइजन बैट को जोर से मारा। एक आवाज आई स्पीयर के फ्लैश में घुसने की, और एक डैमेज नंबर दिखा, -157। साथ ही उस पॉइजन बैट का HP बार भी दिखा। पॉइजन बैट लेवल 11, HP 200 के करीब। एक पॉइजन बैट का HP करीब 200 था। चीन शाओ के एक वार से उसका 3/4 HP हो गया। फिर एक और वार किया और उसे खत्म कर दिया। एक व्हाइट लाइट चीन शाओ के अंदर गई, एक्सपीरियंस बार थोड़ा ऊपर गया। चीन शाओ के करंट लेवल के हिसाब से यह ठीक ठाक एक्सपीरियंस था, लेकिन एक बैट मरने से बाकी सब इधर उधर उड़ने लगे। उस डार्क और नैरो माइन में चिन शाओ बच नहीं सका। पीछे से एक बैट ने काट लिया, -29 डैमेज। नुकसान ज्यादा नहीं था, लेकिन एक वार्निंग आई। आप कॉप्स पॉइजन स्टेट में हैं, 55 स्टन अक्यूमुलेशन। कॉप्स पॉइजन के असर से चीन शाओ को थोड़ा चक्कर आने लगा, सब कुछ धुंधला होने लगा। यही था कॉप्स पॉइजन का इफेक्ट। डैमेज पर सेकेंड तो ज्यादा नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे स्टन एक्यूमुलेट करता था।
अगर एंटीडोट नहीं लिया तो एक पॉइंट पर पूरी तरह स्टन हो जाते। चिन शाओ ने तुरंत दीवार से पीठ लगाई, शील्ड आगे की तरफ की और दूसरे हाथ से एंटीडोट की बोतल निकाली और एक ही सांस में पी गया। धीरे धीरे नज़र साफ होने लगी, पॉइजन का असर कम होने लगा, स्टन स्टेट कम हुआ। लेकिन अरे, एक एंटीडोट से पूरा पॉइजन गया नहीं। चिन शाओ ने एक और एंटीडोट पिया, तब जाकर पॉइजन पूरा खत्म हुआ। अब समझ आया ये कॉर्प्स पॉइजन कितना मुश्किल था। लेकिन इसी ने चिन शाओ का इरादा और पक्का कर दिया कि ये कॉर्प्स पॉइजन ट्रेड जरूर लेना है। थोड़ी रोशनी में किंग शाओ ने दीवार पर एक छोटी सी जगह ढूंढी जहां एक बंदा खड़ा हो सके। वहां घुस गए, शील्ड से पूरा बॉडी कवर किया और स्पीयर से आगे वाले बैट्स पर अटैक करने लगे। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए चिन शाओ ने ब्लड बॉयल एक्टिवेट किया। हर बैट मारने पर उसकी ड्यूरेशन रिफ्रेश होती, आउटपुट स्पीड दोगुनी हो गई। जल्दी ही उस एया के माइंड में विंग्स की आवाज़ बंद हो गई। चिन शाओ के पांवों के पास पॉइजन बैट बॉडीज बिछी हुई थीं। सैक्रिफाइस, कॉर्प्स पॉइजन बैट्स। एक एक करके गोस्ट फायर उन बॉडीज से निकली और चीन शाओ के अंदर आने लगी। कॉप्स पॉइजन बैट सैक्रिफाइस सक्सेस, फायर सीड्स +1। कॉप्स पॉइजन बैट सैक्रिफाइस सक्सेस। लेकिन वो लाइन नहीं आई जो चीन शाओ सुनना चाहता था। लगता था कॉप्स पॉइजन ट्रेट इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। चीन शाओ ने स्पीयर साफ की, खून पोंछा और माइन के अंदर और आगे बढ़ गया। आगे भी एक के बाद एक कॉप्स पॉइजन बैट्स के ग्रुप्स मिले। चीन शाओ ने सब साफ किए। उन कॉप्स पॉइजन बैट्स की एक और परेशानी थी। उस अंधेरे और पेचीदा माइन में वो चीन शाओ को पहले ही भांप लेते थे। हर ग्रुप के पास पहुंचने पर एक सरप्राइज अटैक मिलता, जरा सी गलती पर कॉप्स पॉइजन लग जाता। लेकिन एक्सपीरियंस भी अच्छा था। एक के बाद एक व्हाइट लाइट आती रही। चीन शाओ का लेवल 17 पर पहुंच गया। हर बैट की बॉडी को सैक्रिफाइस करता रहा और फिर एक बेहद मीठी आवाज आई कानों में, न्यू टैलेंट ट्रेट ऑब्टेन्ड, कॉप्स पॉइजन, आखिर मिल ही गया तुम। चीन शाओ बहुत खुश हुआ, झट से टैलेंट ट्रेट पैनल खोला। वहां एक हरा भरा कॉप्स पॉइजन ट्रेट था, कॉप्स पॉइजन रैंक बी। इफेक्ट, अटैक से टारगेट पर कॉप्स पॉइजन लग जाता है, कंटिन्यूअस पॉइजन डैमेज होता है और स्टन वैल्यू धीरे धीरे अक्यूमुलेट होती रहती है। बिल्कुल ओरिजिनल कॉप्स पॉइजन था। चीन शॉ ने खुद एक्सपीरियंस किया था इसे। वो डिजी, स्टन वाला फीलिंग, खासकर दूसरे ह्यूमन प्लेयर्स पर यूज करो तो शुरुआत में ही गेम चेंज हो जाए। पॉइजन कंट्रोल की ये पावर बेजोड़ थी। तभी अचानक माइन की गहराई में पहुंचे चिन शाओ को अचानक रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर देखा तो बल्ब जैसी बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। वो किसी सीलिंग पर उल्टा लटका था। चिन शाओ ने लाइट बग उठाया और देखा, एक कॉप्स पॉइजन बैट था, लेकिन नॉर्मल से 3 गुना बड़ा। मुंह में 2 मैचेटे जैसे जहरीले दांत। बॉस आ गया। चिन शाओ का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। टाइगर चेस्ट शील्ड उठाया, सर की तरफ करके बैटल पोजिशनिंग। एक काली हवा की तरह आया वो, पहले के सारे स्मॉल बैट से कहीं ज्यादा पावरफुल था। एक झटके में चिन शाओ को नीचे गिरा दिया। डिम लाइट में वो 2 मैचेटे जैसे जहरीले दांत सीधे चिन शाओ की गर्दन की तरफ आ रहे थे। चिन शाओ ने झट से शील्ड उठाई। हथेली में जोरदार झटका लगा। उस जानवर की ताकत बहुत ज्यादा थी। चिन शाओ एक पल के लिए उसके नीचे दब गया। और जो और भी बुरा था,